मेरे गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंस चुके हैं। मैं सूरज उगने तक यहीं पे वेट करूंगा। तभी जो रेड गेट होता है ना वो ओपन होने लगता है। बेक एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि किम चुल ने सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन सारे बी रैंक के मेंबरशिप बचे हुए थे। मिस्टर आन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उनको तो वैसे भी पता था कि जुनू क्या है। बेक कह रहा था कि किम चुल को क्या हुआ, सिर्फ तुम 4 ही लोग सुरक्षित बच पाए। हिजिन बताती हाँ बस हम 4 ही बच पाए हैं। ये सुन के बेक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ लो रैंक वाले हंटर ही बाहर आ पाए। जुनू सॉन्गी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तभी बेक जुनू के कंधे पर हाथ रख के उसे कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जुनू उसका हाथ हटा देता है और उसे कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा थका हुआ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड के मेंबर से पूछ लो। इसके बाद बेक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर से वो जुनू का कंधा पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरा नाम बेक यूनो है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ। हमने अभी हमारे 9 मेंबर्स खोए हैं। गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। लेकिन जुनू भी उसके आंखों में आंखें डाल के उसे कहता है तो क्या, कम से कम मैंने आपके 4 हंटर्स को बचाया। गिल्ड मास्टर होने के नाते आपको तो मुझको थैंक्स कहना चाहिए। बेक जुनू से कहता है कि सॉरी, मुझे तुम पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए थी, तुम सही हो। और जुनू वहाँ से चला जाता है। बेक पार्क हिजिन से पूछता है कि इस बंदे का क्या सीन है, इतने खराब मूड में क्यों है। पार्क हिजिन बताती है कि मैं भी नहीं जानती, जब से मैं उससे मिली वो ऐसा ही है। उसने डंजन के बॉस को हराया और उसके सामने 3 बार कुछ तो चिल्लाया। तभी मिस्टर आन कहते हैं कि सर वो थोड़ा सा थक गया है, वो पूरा इंसान नहीं है। बेक कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अभी तक उसको रिक्रूट क्यों नहीं किया। मिस्टर आन कहते हैं कि सर मुझे माफ कीजिए। बेक मन में सोच रहा था उसके अंदर मेरे सामने बोलने का दम है, उसको तो मैं अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो आन से कहते कि जल्दी से उसे रिक्रूट करो। आन कहता है कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। वे कहते कि इतना काफी नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए उतना सपोर्ट दूंगा, किसी भी हालत में उसे हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाओ। मिस्टर आन कहते कि सर मैं समझ गया। आगे हमें पता चलता है कि जिनो बारुका की शाड़ू को नहीं ले पाया था, लेकिन उसको उसका ड्रैगर मिल गया था। जिनो सॉन्गी को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देता है। वो उसे ठेंगू करके वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। आगे जुनू कहने लगता है कि मुझे अब यू जिनो के साथ रेड्स पे जाना चाहिए। फिर हमें सुबह दिखाते है जहाँ यू जिनो टैक्सी से भारी भरकम आर्मर पहन के जिनो के पास आ जाता है। जुनो कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप कर लेता। यूजिनो कहता है कि आप मेरी हमेशा ही काफी मदद करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा आर्मर पहन के आपके घर तक चल के आ सकता हूँ। फिर वो रेड के लिए जाने लगते हैं। जुनो कहता है कि मुझे किसी को पिक करना है। यूजिनो कहता है कि कौन। तभी जुनो सॉन्गी को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि कुछ मिनट में हमें बाहर मिलो, हम तुम्हें रेड पे ले जाएंगे। यूजिनो मन में कह रहा था कि जुनो के पास उसका नंबर है और उसको काफी अच्छे से बात भी कर रहा है, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है। यूजिनो कह रहा था कि क्या मैं आपसे सॉन्गी को मिस सॉन्गी करके बुलाऊं। जुनो से कहता है कि अबे वो बस मेरी छोटी बहन की फ्रेंड है। सॉन्गी वहाँ पे आ जाती है, सभी एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। जुनू सॉन्गी से कहते हैं कि क्या तुम सो पाई। सॉन्गी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जुनू उसे कहते हैं कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, थोड़ा सा कार में सोने की कोशिश करो। सॉन्गी जुनू से पूछती है कि तुम सो पाए या नहीं। जुनू कहता है कि मैं बस एक हल्की सी झपकी ले पाया, घर जाने से पहले ही 4 बज चुके थे। इनकी ये बातें सुन के जुनू का पूरा मूड बदल जाता है। वो मन में सोच रहा था कि ये लोग रात में मिले, वो जरा सी भी सो नहीं पाई, दोनों थके हुए हैं और दोनों सुबह 4 बजे अपने अपने घर गए। वो जुनू से कह रहा था कि सर सॉन्गी अभी भी लीगल एज में नहीं है। जुनू कहता है कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। जुनू कहता है कि कुछ नहीं, छोड़ो। वो मन में कहता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, मुझे इसे अपने स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए। और फाइनली ये सब गेट की तरफ निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डंजन में जुनू के शैडो सारा का सारा काम कर रहे होते हैं। यू जुनू इसे देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो जुनू से पूछता है कि सर ये कौन है। जुनू को भी याद आता है कि ये इन्हें पहली बार देख रहा है। वो उसे कहता है कि मैंने अपने एक स्किल का यूज किया है। जुनू से कहता है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप शैडोज को समन कर सकते हो। जुनू से कहता है कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये सारे मेरे लिए काम करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि जुनू का यू जुनू के साथ अपना 19 रेड का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें यूएसए में ईस्ट कोस्ट के पास एक ए रैंक के गेट के अंदर दिखाते हैं, जहाँ ए रैंक का हंटर जेम्स कहता है कि एक आदमी ने पूरी की पूरी स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर दिया, ये इम्पॉसिबल है। क्या ये कोई ह्यूमन बीस्ट है। हमें डंजन के अंदर एक भी मैजिक बीस्ट नहीं दिखा था। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हमें नहीं लगा था कि बॉस के ठिकाने में हमारा इस जैसे मॉन्स्टर से पाला पड़ जाएगा। इस पूरे डंजन की माना से भी ज्यादा माना इससे एमिट हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी ह्यूमन जो होता है ना जेम्स से बात करने जा रहा होता है, पर जेम्स डर के चिल्लाता है कि मुझसे दूर रहो। वो ह्यूमन कहता है कि यार तुम मेरे कान में दर्द कर रहे हो, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बस थोड़े वक्त के लिए बेहोश किया है, वो मरे नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं करता अगर तुम्हारी स्क्वाड अचानक से मुझ पे हमला नहीं करती। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन ही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं कोरियन हूँ, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। फिर हमें जिनू और यू जिनू को दिखाते हैं जो कि अपना रेड का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की पार्टी कर रहे होते हैं। फिर इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है जो कि ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनू को कासल डूम में जाना होता है। वो यू जिनू से कहता है कि वो थोड़े वक्त के लिए उसे नहीं मिल सकता। तभी टीवी में कल रात की घटना की न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बेग से पूछ रहे होते कि हमें सुना कि ट्रेनिंग के वक्त बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्या ये सच है कि सारे हाई रैंक के हंटर मर गए और जो लो रैंक के हंटर है वही बच गए। कहा जा रहा है कि उन्हें किसी और ने ही रेस्क्यू किया। बेग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि देखो एसोसिएशन ने पहले ही इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हाँ, थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था लेकिन सर्वाइवर्स को किसी और ने रेस्क्यू नहीं किया
गया था। आगे हम देखते कि बेक अपने ऑफिस में आराम कर रहा था, तभी उसे अपने स्टाफ से कॉल आता है कि ब्यूंग लाइन पर है। बेक कहता है मेरे उससे बात कराओ। ब्यूंग एक एस रैंक का हंटर है जो कि रिटायर हो चुका है। वो बेक से कहता है कि मैं अभी जापान में हूँ और मुझे तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। बेक पूछता है कि कैसी न्यूज। ब्यूंग कहता है मुझे पता चला है कि जापान से कोई हंटर एसोसिएशन से सीक्रेटली कनेक्टेड है, इसलिए मैं जापान में आया था कि क्या एग्जैक्टली मामला क्या चल रहा है, और मैंने जितना सोचा था सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है। जल्दी ये खबर पूरे कोरिया में फैल जाएगी। बेक कहते हैं कि आखिर जापान से कोई हंटर एसोसिएशन से क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि उन्हें उन लोगों से बात करनी थी जो जेजू आइसलैंड की रेड में हिस्सा लिए थे। ये सुन के बेक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बेक उसे कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ। बेक बताता है कि तुम्हें तो पता है 4 साल पहले जेजू आइसलैंड पे एस रैंक का गेट ओपन हुआ था, पर हमारे 3 बार मिशन फेल हो गए थे और कोरिया ने भी जेजू आइलैंड पे गिव अप कर दिया था। अब 4 साल के बाद भी वो जगह एंड्स के झुंड से भरी पड़ी हुई है। हम दोनों उस रेड में मरते मरते बचे थे। बेक कहता है हाँ मुझे पता है, मैं उस नाइटमेयर को भूलना चाहता हूँ। तभी ब्यूक कहता है कि दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि उनका म्यूटेशन हुआ है। बेक कहता है कैसा म्यूटेशन, अब उससे क्या ही लेना देना है, उस आइसलैंड पे ही वो लोग फंसे हुए, उनको उधर ही रहने दो, अब हमारा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्यूंग कहता है पर वो अभी समुद्र के ऊपर उड़कर दूसरे देश में भी जा पा रहे हैं। जापान के किनारे एक एंट जिसके पंख है उसकी लाश मिली है, वो खतरनाक तरीके से विकसित हो रहे हैं। फिर हमें फिर से एक बार जिनू को दिखाते हैं। जिनू से कहते कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहे हो, अभी तुम अचानक से ट्रिप पे जा रहे हो। जिनू कहता है कि हाँ मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिनू फोन पे किसी से बात कर रहे होते, तभी जिना कहती है तुम किससे बात कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, तुम्हें गर्लफ्रेंड कब मिल गई। जिनू कहता है कि मैं बस अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। वो मन में कह रहा था कि सब लोग ऐसा ही क्यों समझते हैं। आगे जिनू के सामने गेट आ जाता है। जिनू उसे कासल की से ओपन करता है और जैसे वो गेट को ओपन करता है उसे क्वेस्ट मिलता है। आगे वो गेट के अंदर जा रहा होता है जहाँ उसे कोई भी मॉन्स्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी जिनू देखते है कि उसके सामने एक और दरवाजा है। आगे जाने से पहले जिनू अपने क्वेस्ट को देखता है। उसे इस डीमन कासल में 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना था। क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे 3 रिवार्ड मिल रहे होते हैं, जिनमें से एक वो शॉप में से कोई भी एक आइटम को ले सकता है, दूसरा उसके बोनस स्टैट 20 से बढ़ जाएंगे और तीसरा रिवॉर्ड अभी नहीं दिखाया गया, वो क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसे मिल जाएगा। जिनू को रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा अच्छे लगते थे। वो सोच रहा था कि शॉप में 10 बिलियन गोल्ड से भी ज्यादा महंगे के आइटम्स है, अगर वो क्वेस्ट को कंप्लीट करेगा तो उनमें से कोई एक वो ले सकता है। आगे वो दूसरे दरवाजे को भी खोल देता है। वो सोच रहा था कि ये रिवॉर्ड्स इतने अच्छे, इसका मतलब क्वेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाते हैं वो देखते हैं कि सामने एक शहर जो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन में है और चारों तरफ से आग लगी पड़ी है। उसे लग रहा था कि ये कोरिया की रेप्लिका है। जिनू के सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। जिनू सोच रहा था कि मुझे 10,000 डीमंस की सोल्स चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10,000 डीमंस है। तभी सिस्टम उसे मैच देता है कि हर डीमन जिसे जिनू मारेगा उससे उसको 1 सोल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सोल वाले भी डीमंस है पर वो अपर वाली लेवल पे है। आगे जिनू कह रहा था कि मैंने लोगों से कहा कि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्वेस्ट को 1 हफ्ते में खत्म कर पाऊंगा, और जिनू डीमंस को मारना चालू कर देता है। जिनू कहता है कि अभी के लिए इन डीमंस को हराना काफी आसान है। वो देखते है कि उसे लेवल अप करने के लिए 59,700 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिनो अपने फादर से कहता है कि मुझे यूजिन गिल्ड का मास्टर होना है। वो मास्टर का लाइसेंस और रिकॉर्ड की रिपोर्ट अपने फादर को दिखा देता है। वो अपने पापा से कहता है कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने गिल्ड का मास्टर बनाना रिस्की हो सकता है। उसका पापा उसे चुप कराता है और उसे कहता है कि मुझे तुमको किसी से मिलाना है, और हम यहाँ पे मिगवान को देखते हैं। यूजिन के फादर उसे कहते हैं कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है और ये रेड गेट इंसिडेंट का सर्वाइवर है। ये सुन के जुनो मन में सोच रहा होता है कि रेड गेट इंसिडेंट रिपोर्टर्स तो उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए मर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जुनो के पापा मिगवान से कहते हैं कि मेरे बेटे को बताओ उस दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स के अलावा दूसरा कौन था। वो बताने लगता है कि एक यंग फीमेल हंटर जो कि हाई स्कूल की लग रही थी और संग जिनहू। ये सुन के यूजुनो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि क्या जिनू भी रेड गेट के इंसिडेंट का पार्ट था। यूजुनो पूछ रहा होता है कि उस लड़के का नाम क्या था। मिगवान बताते कि उसका नाम था सोंगी। आगे वो बताते कि गिल्ड्स के मेंबर उस गेट से संग जिनू की वजह से ही बाहर आ पाए। यूजुनो मन में सोच रहा था कि तो इसलिए वो दोनों इतने क्लोज आए। मिगवान कह रहा होता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने हमें कहा था कि ये बात किसी को भी ना बताई जाए कि जिनू उस दिन हमारे साथ डंजन में था। यूजुनो के पापा उसे कहते कि मिस्टर गो आपने हमें काफी कुछ बता दिया। फिर यूजुनो के पापा उसे कहते कि जिनू तुम्हें तो पता है मैं स्किल्ड हंटर को ढूंढ रहा हूँ, और जब मुझे सुनने में आया कि किसी ने रेड गेट से हंटर को बाहर निकाला तो जरा मैंने इसके अंदर खोज की और मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर इसमें शामिल होगा। तुमने गलत दिन चुना ये सब बातें करने के लिए। ऐसा लगता है कि संग जिनू ने तुमको तुम्हारे गिल्ड के मास्टर लाइसेंस के लिए काफी मदद की है। जिनू से कहता है कि हाँ मैं इस बात को एग्री करता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है कि अभी फादर मुझे चूज नहीं करेंगे। यूजुनो के पापा उसे कहते कि तुम और कुछ कहना चाहते हो। यूजुनो कहता है कि प्लीज मुझे गिल्ड का मास्टर बना दीजिए। यूजुनो के पापा कहते हैं ठीक है। ये सुन के यूजुनो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, लेकिन उसके पापा आगे कहते हैं तुम्हें संग जिनू को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाना होगा। जिनू मन में कहता है मैंने इसके लिए अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। नॉर्मली उसे 1 लेवल अप करने के लिए 9 सी रैंक गेट से जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ उसे लेवल अप करने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगे। जैसे जैसे जिनू लेवल अप कर रहा होता है वैसे ही अलग लेवल में जाने के लिए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट भी बढ़ रहे थे। आगे जिनू कहते हैं कि जब मैं बेक यूनो से मिला मुझे समझ आया कि मैं इस रैंक का लेवल का हो चुका हूँ। अगर
मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे अपनी स्पीड और भी बढ़ानी होगी। जिनू को एक एंट्री परमिट मिलता है जिससे वो एक डेविएशन सर्कल से सेकंड फ्लोर पे जा सकता है। जिनू को वो डेविएशन सर्कल दिख जाता है। जिनू उधर जाने के लिए बियर लीडर की शैडो को बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम तो एक आर्मी के टैंक जैसे बड़े हो। वो उसके ऊपर बैठ जाता है और जाने वाला होता है, पर सामने 3 डीमन आ जाते हैं, लेकिन बियर शैडो उन पर अटैक कर देता है और उनको खत्म कर देता है। जिनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस बियर को कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बैड हो, अब से मैं तुमको टैंक के बुलाऊंगा, और वो उसे डेविएशन सर्कल की तरफ जाने के लिए कहता है। आगे हमें यूएसए में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को दिखाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इन्होंने उस डंजन वाले ह्यूमन को पकड़ रखा हुआ है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का डिप्यूटी डायरेक्टर उनके मेंबर से पूछ रहा होता है कि तुमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन है। वो मेंबर बताते कि वो कह रहा है कि वो एक साउथ कोरियन हंटर है। डायरेक्टर कहने लगते हैं कि प्लैनेट के दूसरे साइड के डंजन में एक कोरियन हंटर कैसे आया। मेंबर बताता है कि उसने क्या कि वो डंजन बंद होने के कारण 10 साल से डंजन के अंदर ही फंसा रहा, और जब उसको होश आया तो उसने खुद को ऐसी हालत में पाया। ये केस थोड़ा सा टेढ़ा है। एक व्यक्ति जो डंजन के अंदर मिला, साथ ही उसने पूरे ए रैंक के स्ट्राइक स्क्वाड को भी पछाड़ दिया। डायरेक्टर कहता है बस इतनी ही जानकारी मिली है, उसे और उगलवाओ। मेंबर कहता है हमें लगता है कि ये कोई बीस्ट है जिसके पास ह्यूमन की मेमोरी से, हमें इसकी बात यस रैंक के हंटर से करवानी होगी, वरना ये पूरे वाशिंगटन को खतरे में डाल सकता है। मैंने स्कैवेंजर गिल्ड से कांटेक्ट किया है, उनके पास एक ऐसा एस रैंक का हंटर है जो कोरियन में बोल सकता है। अच्छा, स्कैवेंजर गिल्ड का मेन हंटर मिस्टर वोंग, वो अभी कहाँ तक है? मेंबर बताते हैं हाँ, उसने अभी अभी कोरिया में अपना कोई छोटा सा काम निपटाया है, वो वापस आ रहा है, हम उन दोनों को कल सुबह मिलवाने वाले हैं। फिर हमें डोंगसू को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट में आया था। वो कह रहा होता है कि मुझे उस जिनू को अपने हाथों से मारना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो रेड गेट के अंदर गिर गया। डायरेक्टर अपने मेंबर से पूछता है कि तुमने इसका नाम क्या बताया था? मेंबर बताता है हाँ, ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, उसने कहा था कि उसका नाम संग इल वॉन है। आगे हमें जिनू को दिखाते हैं, जहाँ उसे पता चल जाता है कि डीमन कासल का हर एक फ्लोर अलग अलग दुनिया में सेपरेटेड है, साथ ही हर एक फ्लोर पे किसी न किसी रैंडम बीस्ट के पास एंट्री परमिट मिल रहा है। हमें पता चलता है कि जिनू अभी 27th फ्लोर पर है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इन फ्लोर को क्लियर करना होगा। जिनू की कॉमरेड टच का लेवल अप हो जाता है और अभी तक उसने 2116 डीमन सोल को कलेक्ट किया है। जिनू को इन डीमन बीस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी समझ आता है। वो कहता है कि हाई रैंक के डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे यस रैंक का हंटर ए रैंक के हंटर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर यह सच में 100 फ्लोर है तो मुझे लगता नहीं कि मैं एक हफ्ते में इसके टॉप तक जा पाऊंगा। जिनू काफी सारे फ्लोर को क्लियर करता है और वो 15th फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ उसे लोअर फ्लोर का रूलर द अवर्शन वुल्कान, उसके 3 गार्डियन और बॉस लेवल डीमन दिखता है। जिनू कहता है कि उस मोटे को तो मुझे ही संभालना होगा। मेज शैडोज काफी बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं। जिनू आयरन और इग्रिस को बाकी को संभालने के लिए कहते हैं। वुल्कान के गार्डियन जिनू पे हमला करने आ रहे होते हैं, पर जिनू गायब हो जाता है और आयरन और इग्रिस उनको काट डालते हैं। जिनू मन में कहता है कि गार्ड्समैन भले ही हाई रैंक के डीमन है, पर मेरे शैडोज भी मेरे साथ लेवल अप हो रहे हैं, वो मेरे इंटेलिजेंस स्टैट से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, साथ ही अब मैं और भी ज्यादा सोल्जर को प्रिजर्व कर सकता हूँ। जब से मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टैट को बढ़ाया है, मेरे पास उतना मान है जिससे मैं अपने सोल्जर को रिकवर भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी वो वुल्कान ने कोई भी हलचल नहीं की है, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी आसान लग रहा है, लेकिन वुल्कान काफी स्पीड से अपनी जगह से जंप लगाता है और वो एक बड़ी लकड़ी से जिनू के शैडोज पे हमला कर देता है। जिनू उसे देख के हद से ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे वुल्कान जिनू के शैडोज पे हमला करता रहता है। जिनू पहले लोअर फ्लोर के रूलर पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बॉस अपने रेज को एक्टिवेट करता है, जिससे उस बॉस के स्टैट्स 50% से बढ़ जाते हैं। जिनू कहता है कि तो वही स्किल है जो सेरबरस ने यूज की थी, क्या इस बॉस की स्पीड और भी तेज हो गई है? जिनू को उस बॉस का डायरेक्ट हिट लगने वाला था और जिनू भी अब उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। वो जोर से आयरन को आवाज देता है। आयरन अपनी शील्ड को जिनू की तरफ फेंकता है, जिससे जिनू उस बॉस के अटैक को काउंटर करता है। जिनू कहता है मैं अपने स्ट्रेन की सेट की वजह से उस बॉस के सामने टिक पा रहा हूँ, लेकिन अपना वार करने के लिए मुझे करेक्ट टाइम का वेट करना पड़ेगा। मैं उस पर तब अटैक करूंगा जब वो अपना अटैक तैयार कर रहा होगा। और जिनू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस जिनू के चाल को समझ जाता है। जिनू जल्दी से बॉस से दूर जाता है, पर वो हवा में होता है। जिनू कहता है कि मैं उसके अटैक को हवा में डॉज नहीं कर सकता, अगर किसी तरीके से मैं अपने बॉडी को मूव कर पाता तो कुछ हो पाता। तभी उसे कॉमरेड टच स्किल की याद आती है, जिसका यूज वो उस बॉस पे करता है। इसकी वजह से जिनू उस बॉस को पीछे तो नहीं ढकल सकता, लेकिन उसकी वजह से वो खुद पीछे जा सकता है, और ये करने से जिनू एक बार फिर उस बॉस के अटैक से बच जाता है। आगे जिनू सोच रहा होता है कि मेरे अभी के ड्रैगर से मैं उस वुल्कान के सर पे घाव दे सकता हूँ, लेकिन उसके मूवमेंट को पढ़ते हुए उसके सर पर वार करने से मैं खुद ही खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मेरे अटैक को डॉज ना कर पाए। तभी जिनू को एक टूटी हुई बिल्डिंग को देख के एक आइडिया आता है। वो जोर से भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, और जो वुल्कान भी होता है ना, उसका पीछा कर रहा था। जिनू अपने स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जिससे वुल्कान को उसका अटैक समझने में देर हो चुकी थी, और जिनू उस पे पलटवार करके उसकी गर्दन को काट डालता है। फिर हमें मिस्टर आन और पार्क हिजिन को दिखाते, जो जिनू को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में आए थे, लेकिन उनको वहाँ पे वो नहीं मिलता। पार्क हिजिन कहते हैं कि जिनू की छोटी बहन ने कहा कि वो अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गया है और वो एक हफ्ता या फिर उससे भी ज्यादा दिन के लिए वापस नहीं आने वाला। मिस्टर आन उससे पूछते कि तुम्हें
तुम्हें ये सब कैसे पता? मिस पार्क किचन बताती है कि मैं सॉन्गी के साथ टच में हूँ, वही लड़की जो जिनू के साथ आई थी। मिस्टर आन कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, उसने कंट्री नहीं छोड़ी, ना ही उसने बैंक से पैसे निकाले, इवन उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया। जिनू से पूछते कि आपको ये सब कैसे पता? मिस्टर आन बताते कि हंटर पे नजर रखना भी मेरा काम है। लास्ट टाइम वो सिटी के सेंटर में लोकेट हुआ था, ऐसा मुझे एसोसिएशन ने बताया था। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? एजेंट उनसे कहती है कि शायद उसको किसी ने किडनैप किया हो। मिस्टर आन उसको हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर संग और किडनैप, अगर उसे किडनैप करना हो तो चाइना की स्पेशल फोर्स की तरह पूरी की पूरी हाई रैंक की स्क्वाड चाहिए होगी। तुम्हें तो पता ही है, तुमने खुद उसे एक्शन में देखा है, पता नहीं वो कहाँ पे है। आगे हम देखते हैं कि जुनू बाकी सभी डीमंस को भी खत्म कर देता है। बॉस को हराने के बाद जुनू को काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और उसे वुल्कन बॉस का वुड भी मिलता है, जिससे हाई क्वालिटी मैजिक टूल बनाए जा सकते हैं। जुनू को डीमन मुनार का इयररिंग मिलता है, जिसकी बेसिक एबिलिटी से उसकी स्ट्रेंथ 20 से बढ़ जाती है और उसकी हेल्थ भी 20 से बढ़ जाती है। पर इसका मेन इफेक्ट तभी चालू होगा जब इसे डीमन मुनार के नेकलेस और रिंग के साथ पहना जाएगा, और इसके दो इफेक्ट है। जुनू कहता है तो इसका सेट के साथ इफेक्ट है। क्या जब मैंने उनको हराया था डीमंस ने पहले भी कुछ ड्रॉप किया होगा? ये तभी पता चलेगा जब मैं सारे डीमंस को हरा दूंगा। जुनू को ऑर्ब ऑफ एवराइस नाम का एक और आइटम मिला होता है, जो वुल्कान के पत्थर के जैसे ब्लड से बना हुआ है। इससे मैजिक की एबिलिटी डबल हो जाती है। तभी इग्रिस जुनू के सामने नील करता है। जुनू से कहता है कि तुम ये सब मत करो, तुम्हारी वजह से आयरन भी वैसा ही करता है। आयरन वुल्कान का सर पकड़ के ले आ रहा था जैसे उसने उसको हराया हो। जुनू भी मन में कहता है कि मैंने उसे हराया है, तुमने नहीं। लेकिन वो उसे कहता है कि वैसे तुमने अपनी शील्ड मुझे दी थी, तो देखा जाए तुमने मेरी काफी हेल्प की थी। और इसी से जुनू को समझ आता है कि शाडो उनके हथियार जुनू को दे पाते हैं। वो सारे के सारे मेजर्स को अपनी तरफ बुलाता है। उनमें से एक मेज को वो ऑर्ब देता है और सामने वाली बिल्डिंग पे अटैक करने को कहता है, और मेज का अटैक दुगना हो जाता है और जुनू को कंफर्म हो जाता है कि ये काम कर रहा है। जुनू कहता है कि मेज हंटर तो इसको लेने के लिए मरेंगे, जिससे संग वॉन के बारे में सब कुछ बताया गया था। वो संग वॉन से कहता है कि एक मैजिक बीस्ट जो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सकता है और सारी भाषाओं में उसे कोरियन ही आती है। संग वॉन डोंगसी से कहते हैं कि देखो, मैंने पहले ही सबको बताया कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरे आइडेंटिटी पे कोई शक है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। डोंगसू उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें जज करने वाला हूँ कि तुम ह्यूमन हो या बीस्ट। संग वॉन कहते हैं कि ठीक है। डोंगसू उससे कहता है कि तुम्हें तो डंजन के अंदर मर जाना चाहिए था, आखिर तुम डंजन के अंदर 10 साल कैसे बचे? क्या तुम अनडेड का पार्ट हो? संग वॉन कहते हैं कि नहीं। आगे डोंगसू उनसे पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई डंजन के अंदर मर जाए तो वो वापस फिर से जिंदा हो सकता है जैसे तुम? डोंगसू मन में कहता है कि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो मेरा भाई भी। लेकिन संग वॉन कहते हैं नहीं, ये नामुमकिन है। जो मर गया है वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता। चलो, मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है। गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में तुम्हें कितना पता है? डोंगसू कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं? संग वॉन उन्हें बताते हैं कि पावरफुल फोर्स अभी अभी जागी है और वो अपने साथ बहुत ही ज्यादा भयंकर डिस्ट्रक्शन लाने वाली है। डोंगसू से कहता है तो तुम उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आए हो? आखिर ये भयंकर डिस्ट्रक्शन क्या है जिसके बारे में तुम बता रहे हो? संग वॉन उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता। डोंगसू कहता है तुम यहाँ डिस्ट्रक्शन को रोकने आए हो और तुम हमें इसके बारे में नहीं बता रहे हो। मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि हमारे पास कितनी तादाद में हंटर्स है। संग वॉन उसे बताते हैं कि उस जैसे फोर्स के सामने नंबर्स किसी भी काम की नहीं है। पूरे के पूरे हंटर्स को भी एक साथ लाओगे तभी भी उसे नहीं हरा पाओगे। तुम खुद भी तो एक ठीक ठाक हंटर हो, तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर डोंगसू उन्हें कहता है कि तुमने मुझे कमजोर कैसे समझ लिया। आगे डोंगसू संग वॉन की आइडेंटिटी को देखता है और उसे कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बस अकेले हो जो उस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हो, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे डोंगसू मन में कह रहा होता है इसका नाम है संग इज वॉन। ये तो दिख इस फोटो की तरह ही रहा है, बस इसके बाल थोड़े से ज्यादा है। फिर भी डंजन के अंदर इतना टाइम रहने के बाद भी इसकी उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी। फिर वो संग वॉन से कहता है कि देखने से लग रहा है तुम्हारे एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है। अगर तुम आज के हंटर होते तो अच्छा खासा कमा लेते। अभी तो रैंकिंग सिस्टम भी आ गई है, हाई रैंक के हंटर जो मेरी तरह है वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तुम्हारी वाइफ का नाम पार्क क्यों है और तुम्हें 2 बच्चे भी है, और तुम्हारे बेटे का नाम? ये देख के डोंगसू शॉक हो जाता है। वो संगवा से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी का नाम याद है? संगवा बताते हैं कि हाँ, उसका नाम है जिन्हा। डोंगसू फिर उसे अपने बेटे के नाम पूछता है। संगवान बताते हैं उसका नाम है जुनू। और ये सुन के भाई डोंगसू एक अलग ही क्रीपी तरीके की स्माइल देता है। संगवान भी उसे कहते हैं कि आखिर क्या हुआ? डोंगसू उसे कहते हैं कि मुझे अचानक तुमसे दुश्मनी जैसा फील हो रहा है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हूँ जो सवाल पूछेगा। संगवान रेज में आ जाता है और डोंगसू से कहता है कि मुझे जवाब दो। डोंगसू कहता है अगर मैंने नहीं दिया तो क्या करोगे? संगवान कहते हैं कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुमसे फोर्सफुली देने को कहूंगा। डोंगसू उसे कहता है कि तुम काफी अहंकारी लगते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखा जाए तो ये मुझे अपना दूसरा चांस मिला है। और वो बाहर सबको कहता है कि डेप्यूटी डिटेक्टर ये मैजिक बीस्ट है और ये यहाँ पे अटैक करने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली करवा दो। आगे डोंगसू संगवान से कह रहा था कि मैं अभी अभी कोरिया से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, वो मर चुका है। यह सुनकर संगवान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डोंगसू आगे उनसे कहता है लगता है तुम उसको हेवन में ही मिलोगे। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं, उसके सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। वो आयरन और इग्रिस को बुलाता है और उनसे कहते हैं कि रास्ता क्लियर करो। आयरन और इग्रिस अपना काम
काम करना शुरू कर देते हैं और जिन्हों भी काफी सारे डीमन सेट के पार्ट मिलते हैं। फिर हमें डीमन मोनार्क के नेकलेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बेसिक एबिलिटी से जिन्हों की एबिलिटी और इंटेलिजेंस 20 से बढ़ जाती है और मेन इफेक्ट डीमन मोनार्क के रिंग और इयररिंग को पहनने से होता है। हालांकि जिन्हों के पास 2 आइटम होने के कारण पहला इफेक्ट उसे मिल जाता है और इसकी वजह से जिन्हों की सारे के सारे स्टैट 5 से इंक्रीज हो जाते हैं। इवन उसका लेवल भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। जिन्हों कहता है कि सेट का एक आइटम अभी भी बाकी है, इसका मतलब 3rd लेवल का बॉस भी मुझे आगे मिलेगा। सेट का कंप्लीट करने के लिए मुझे उसको हराना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जिन्होंने 10,000 से भी ज्यादा सोल्स को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। आगे वो कह रहा होता है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, मेरे पास ज्यादा हेल्थ भी नहीं है, मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकता। तभी सिस्टम उसे मैसेज देता है कि तुमने आज का रेगुलर क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और जिन्हों को उसके रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। जिन्हों पहले रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है जिससे वो शॉप में से किसी भी एक आइटम को ले सकता है। जिन्हों मन में कहता है कि क्या मुझे किसी बिलियन गोल्ड का आइटम लेना चाहिए जो मुझे बैटल में काफी काम आए, लेकिन ऐसे आइटम तो डंजन में ही मिल जाते हैं और शॉप रोज रोज अच्छे वेपन से चेंज होती रहती है। मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला किया तो मैंने जो आइटम लिया है उसे मुझे फिर से बेचना पड़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो मुझे अभी काम आए। और जिन्हों काफी देर सोचने के बाद एक कर्स टूल बॉक्स को ले लेता है। जिन्हों कह रहा था कि जब मैंने डेली क्वेस्ट को डबल से कंप्लीट किया था मुझे एक कर्स रैंडम टूल बॉक्स और ब्लेस्ड रैंडम टूल्स बॉक्स इन दोनों में से एक चुनने की चॉइस मिली थी। मैंने फिर से वो करने की कोशिश की लेकिन बाद में मुझे ऐसा कोई बोनस रिवार्ड नहीं मिला। जिन्हों को कर्स रैंडम टूल बॉक्स के अंदर एक और की मिलती है जिसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। जिन्हों कह रहा होता है कि एक और की, इसका यूज कहाँ होने वाला है, जाने दो, मुझे इसे कहीं रख देना होगा। कर्स टूल बॉक्स मुझे वही आइटम देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। आगे जिन्हों दूसरे रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट करता है जिससे उसको 20 बोनस स्टैट मिल जाते हैं और वो उन्हें इंटेलिजेंस में डाल देता है। और फाइनली वो तीसरे रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिन्हों कहता है मैं कुछ खास रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा दूसरा रैंडम रिवॉर्ड है। जिन्हों को होली वाटर ऑफ लाइफ का ब्लूप्रिंट मिलता है जिससे वो होली लाइफ ऑफ वाटर को बना सकता है। फिर हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स की बिल्डिंग को दिखाते हैं जो कि पूरी की पूरी जल रही होती है। फायर ब्रिगेड उस आग को बुझा रहे थे। डेप्यूटी डायरेक्टर का एक मेंबर उनसे कह रहा था, मैंने सुना था कि जब 2 एस रैंक के हंटर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो पूरा का पूरा लैंड तक तबाह हो सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि बस इतना ही डिस्ट्रक्शन हुआ है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं, तुमने सही कहा, फिर भी देखा जाए तो इसे बैटल भी नहीं कह सकते। डोंगसू उसके सामने बच्चे जैसा था, रियल डैमेज होने से पहले वो हार गया। आगे हम देखते हैं कि जुनो अपनी माँ से मिलने आया था, वो अपनी माँ के पास बैठ जाता है। फिर हमें होली वाटर ऑफ लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये वाटर रेस लेवल का है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस पोशन है जो पावरफुल मैजिक का यूज करके अपने यूजर की किसी भी बीमारी का इलाज कर देता है। जुनो कहता है कि शायद ये मेरे माँ का इलाज कर दे। होली वाटर को बनाने के लिए 3 आइटम्स की जरूरत है जिनमें से जिनो के पास 2 आइटम ऑलरेडी है जो उसे वुल्कान और मेटोस को हराने के बाद मिले थे। अब उसे बस एक ही आइटम चाहिए था जो कि था प्यूरिफाई ब्लड ऑफ द डीमन किंग। आगे जुनो कहता है कि मैंने डीमन कासल को क्लियर किया तो मैं होली लाइफ ऑफ वाटर को बना सकता हूँ। एक हफ्ते से डीमन कासल पे चढ़ने से मेरा लेवल 16 से बड़ा है और अभी मैं एस रैंक का बन चुका हूँ तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपनी माँ से कहते कि बस थोड़ा और रुक जाओ माँ, मैं आपको जल्द ही ठीक कर दूंगा। आगे हम कोरिया के हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ का स्टाफ कल रात की न्यूज के बारे में देख रहा होता है। जिन्हों यह अपना रीइवैक्यूएशन करने आया था। मिस्टर जंग उसके साइड वाली मेंबर से कहते हैं कि आजकल ये बहुत हो रहा है, उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उसे कहना पे करो और उसे इवैक्यूएशन रूम की तरफ भेज दो। फिर मिस्टर जंग उसका नाम देखते हैं और वो तुरंत बेक यूनो को कॉल लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर बेक, आपने जिस हंटर के बारे में कहा था ना वो यहाँ आ चुका है। ये सुन के बेक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मिस्टर जंग से कहते हैं कि क्या वो वहाँ पे आया है। मिस्टर जंग उन्हें बताते हैं कि हाँ वो यहाँ अपना री-इवैक्यूएशन करने आया है। वो लेडी जिन्हों को इवैक्यूएशन रूम की तरफ ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पहले से 3 लोग चेक करने के लिए आए थे। 2 हंटर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ अंदर जाते हैं पर उन दोनों का ही रैंक ई आता है। उसे देख के जूनियर के साइड का एक इंसान काफी ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसे कम से कम सी रैंक तो लाना ही था जिससे वो अपने बेटे के साथ अच्छे से रह पाए। पहले 2 हंटर का हाल देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जिनो को पहले जाने के लिए कहता है और जिनो भी मान जाता है। जिन वो इवैक्यूएशन रूम में जाता है। वो लेडी उसका नाम उसे पूछती है। जिनो उसे बताता है कि मेरा नाम है संग जिनो। फिर वो लेडी कंप्यूटर में उसका डाटा चेक करती है। उसे पता चलता है कि जिनो पहले से इवैक्यूएटेड है और वो एक ई रैंक का अवेक हुआ था। वो लेडी जिनो से पूछती है कि क्या आप यहाँ इवैक्यूएशन करने आए हैं। जिनो कहता है कि हाँ। फिर वो लेडी मन में कह रही थी कि सारे के सारे हंटर जो यहाँ इवैक्यूएशन करने आते हैं वो ई रैंक के ही होते हैं। वो जिनो को बताती कि तुम्हें बस उस ब्लैक ऑप पे अपना हाथ रखना है। जिनो उस पे हाथ रख देता है। वो लेडी रिजल्ट देख रही होती है पर उधर एरर मैसेज आ जाता है। वो जिनो से कहती है कि जरा एक पल के लिए रुक जाओ, मैं प्रोसेस को फिर से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी एरर आता रहता है। वो लेडी कहती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे माफ कीजिए, मैं एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे मिस्टर जंग आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस मशीन को चंगसिंग नाम का एक बंदा चलाता है। वो उस लेडी से कहते हैं कि तुम खुद इस मशीन को क्यों चला रही हो, चंगसिंग कहाँ पर है। वो मिस्टर जंग से कहती है कि चंगसिंग अभी रेस्ट रूम में है। ये सुन के मिस्टर जंग कह रही होती कि उस गधे को काम के समय पे अपने पोस्ट से नहीं जाना चाहिए। फिर वो मन में कहते हैं कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ। फिर वो इस लेडी से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो बताती है कि शायद मानामीटर में कुछ खराबी आई है। मिस्टर जंग मन में
में कह रहे थे कि मैं यहाँ कितना हाई एक्सपेक्टेशन लेके आया था क्योंकि मिस्टर बेक ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। शायद सच में इसमें कुछ तो खास बात है। नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ, रीअवेकनिंग कोई मजाक की बात नहीं है। तभी वो लेडी मिस्टर जंग को वो एरर मैसेज को दिखाती है। उसको देख के मिस्टर जंग हद से ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उस लेडी से पूछते कि तुम यहाँ कब से काम कर रही हो। वो बताती कि मुझे अब तक 6 महीने हो चुके हैं। क्या मैंने कोई गलत बटन दबाया? फिर हमें पता चलता है कि चाह है इनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था क्योंकि मिस्टर जंग मन में कहते हैं चाह है इन 2 साल पहले इवैक्यूएट हुई थी। फिर वो उस लेडी को चांग सिंह को बुलाने को कहते हैं। मिस्टर जंग मन में कहते हैं कि मैंने भी इस बात को नोटिस नहीं किया इसलिए मैं प्रमोट नहीं होता। वो लेडी मिस्टर जंग से कहती कि आखिर बात क्या है। मिस्टर जंग उसे बताते हैं ये कोई एरर मैसेज नहीं है, ये मानामीटर उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा। तुम इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब ये है कि हमारा मीटर उसके माना के लेवल को मेजर करने जितना पावरफुल नहीं है। ये सुन के वो लेडी भी हैरान हो जाती है। वो कह रही होती कि इसका मतलब ये कोरिया का 10वां यस रैंक हंटर हो सकता है। मिस्टर जंग कहते कि हाँ वो यस रैंक का हंटर है। फिर हमें हंटर एसोसिएशन के नीचे ही वो जिनचुल और चोई जोंग को दिखाते हैं। चोई जोंग जिनचुल से पूछ रहा होता है कि मिस्टर वू, मैंने सुना कि वांग अचानक से कोरिया में आया था, क्या यह सच है? उसका रेड गेट इंसिडेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है? जिनचुल उसे बताता है कि हाँ डोंगसू ने उन सर्वाइवर को नहीं बचाया था। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस दिन वहाँ था। चोई जोंग उसे पूछता है कि इसका मतलब तुम जानते हो कि ये किसने किया है? जिनचुल उसे बताता है मुझे डिटेल में नहीं पता सर, क्योंकि मैं वहाँ पे आखिर तक नहीं था, हालांकि मुझे किसी पे शक है। तो भी जिनचुल अचानक से बोलना बंद कर देता है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे अभी भी कंफर्म नहीं पता कि ये उसी ने किया है। लेकिन चोई जोंग इस बात को समझ जाता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुमने तय किया कि तुम जब तक उस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर लेते तब तक मुझे नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। वैसे भी मैं वो पंखों वाले एंड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसकी लाश जापान के किनारे मिली थी। जिनचुल कहता है कि वैसे तो बस एक ही पंख वाली एंट की लाश मिली है, लेकिन अगर पंख वाली एंट्स जेजू आइसलैंड से उड़ के दूसरे देशों में जाने लगी, ये होने से पहले सारे गिल्ड के हंटर्स को इसके बारे में बताया जाएगा। चोई जोंग भी कहते हैं कि हाँ सारे गिल्ड के हंटर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तभी चोई जोंग को अचानक से बी वाली बिल्डिंग से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। जिनचुल कहता है मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। चोई जोंग उसे कहता है कि इन जैसी चीजों से मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। जिनचुल कहता है लगता है कोई हंटर इवैक्यूएशन में कुछ दिक्कत दे रहा है, मैं जाके चेक करता हूँ। चोई जोंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे खुद जाके देखना है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जंग जिनू से कहते हैं कि अभी के मशीन से आपका माना लेवल मेजर नहीं हो रहा, हमें इससे भी ज्यादा एडवांस माना मीटर चाहिए। इसके लिए हमें हायर अप से परमिशन चाहिए। क्या आप 3 दिन बाद आएंगे? ये सुन के वहाँ के सारे हंटर्स और मेंबर शॉक हो जाते हैं और वो जिनू के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनको पता चल जाता है कि जिनू एक एस रैंक का हंटर है। तभी वहाँ पे चोई जोंग भी आ जाता है। सभी लोग उसको देख के भी काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। उनको लग रहा होता है कि ये अल्टीमेट हंटर यहाँ पे क्या कर रहा है। इन लोगों की बातों की वजह से जिनचुल और चोई जोंग को पता चल जाता है कि जिनू एक एस रैंक हंटर है। चोई जोंग जिनू की पावर को महसूस कर रहा होता है। वो मन में कहता है कि एसोसिएशन को दूसरा माना मीटर लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके रिजल्ट के लिए 3 दिन रुकने तक की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर चोई जोंग अपने आप को जिनू से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम किसी गिल्ड में हो? अगर नहीं हो तो हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के बारे में क्या सोचते हो? लेकिन जिनू उसे जरा सा भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसे कहता है कि माफ करना, मैं जरा बिजी हूँ। आगे वो जाते हुए मन में कह रहा था कि री इवैक्यूएशन 3 दिन के बाद होगा, तब तक मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहले मुझे जल्दी से डीमन कासल को क्लियर करके होली वाटर को बनाना है। चोई जोंग जिनचुल से कह रहा होता है कि क्या मैंने उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं किया? लगता है मैंने अच्छे से कोशिश नहीं की। तभी चोई जोंग नोटिस करता है कि जिनू डिसअपियर हो चुका है, वो भी बिना किसी ट्रेस के साथ। इससे उसे लग रहा था कि जिनू असासिन टाइप हंटर है। वो उसे रिक्रूट करने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से उसके गिल्ड में 3 एस रैंक हंटर हो जाते हैं और इसकी वजह से उसका जो गिल्ड है ना, सिर्फ कोरिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे बेक काफी तेजी से दौड़ते हुए आता है। बेक और चोई जोंग दोनों एक दूसरे को देख कर शॉक हो जाते हैं। चोई जोंग मन में कह रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग तो यहाँ से काफी दूर है। वो काफी तेजी से सांसें ले रहा है। इसका मतलब वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आना चाहता था। चोई जोंग समझ जाता है कि बेक को इसके बारे में सब कुछ पता है, यानी जिनू के बारे में। और चोई जोंग यहाँ पे एक और बात को समझ जाता है, जो रेड गेट का इंसिडेंट था उसमें जो सर्वाइवर को बचाने वाला और को नहीं बल्कि जिनू ही था। आगे वो मन में कह रहा होता है कि बेक उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। हालांकि अभी वो जिनू को नहीं रोकेगा। अभी मेरी उसके साथ इंटेलिजेंस से मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे कंट्रोल किया जा सके। बेक भी मन में कह रहा होता है लगता है मैं काफी लेट हो गया। फिर हमें जिनू को दिखाते हैं जो फिर से अपनी माँ से मिलने आया था। फिर वो जब अपनी माँ के कमरे से बाहर आता है, वो सोच रहा था मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। फ्लोर्स को क्लियर करते हुए मेरा लेवल बढ़ रहा है, लेकिन मिड लेवल का जो बॉस था वो काफी ज्यादा हार्ड था। इसका मतलब ये है कि जो टॉप वाला फ्लोर का बॉस होगा वो तो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी वहाँ पे जिनचुल आ जाता है। वो जिनू से कहता है कि डबल डंजन के अंदर सारे बीच को किसने हराया? मुझे हमेशा से लगता था कि मैं टैलेंट लोगों को अच्छे से देख सकता हूँ, पर तुमने मुझे गलत साबित किया जिनू। जिनू से
कहता है कि हम हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जिनचुल उसे कहता है सर्विलेंस टीम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बीस्ट से फाइट करना नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम हंटर पे नजर रखते हैं और जो लॉ को तोड़ते हैं हम उन्हें सजा देते हैं। जिनू उसे कहता है मुझे तुम्हारे सर्विलेंस टीम से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जिनचुल उसे फिर से कहता है हमारी वजह से ही हंटर कंट्रोल में है। हालांकि हम यस रैंक हंटर का कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमको किसी से मिलवाना है, प्लीज मेरे साथ आओ। वो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही है। जिनू भी उनका नाम सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गो गुनही वहाँ पे आ जाते हैं। वो जिनू से कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा संग जिनू। जिनू उनके साथ शेक हैंड कर लेता है। वो मन में सोच रहा था कि भले ही उम्र में 80 साल से ज्यादा है लेकिन इनके पास किसी रिटायर रेसलर की तरह बॉडी है और ये एक यस रैंक के है। चेयरमैन गो गुनही जिनू को यस रैंक हंटर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं, पर जिनू उन्हें कहते हैं कि मुझे अभी रिवैक्यूलेशन करना बाकी है। गो गुनही उसे कहता है तुम्हें री इवैक्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस मानामीटर के बहुत कम चांसेस है कि वो इवैक्यूएशन को मेजर ना कर पाए क्योंकि वो रेंज से बाहर वाले को भी मेजर कर सकता है। उसको ऐसा बनाया गया था। अगर मीटर फुल रेंज को मेजर करता तो तुम्हारा डबल यस या ट्रिपल यस रैंक आ जाता। हालांकि तुम्हारे पावर को मेजर करने के लिए कितने भी यस लगे जाए इसका कोई फायदा नहीं और रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। मुझे पता है ये सुन के तुम ये जानना चाहोगे कि आखिर ये री इवैक्यूलेशन प्रोसेस क्यों है। ये इसीलिए है ताकि हम तुम जैसे किसी से मिल पाए जिसकी ताकत की कोई सीमा ही ना हो। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी इसके बारे में तुमसे ज्यादा बात नहीं करने वाला। चलो तो मैं तुम्हें मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। हम कॉर्पोरेशन नहीं है तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने का प्रॉमिस नहीं कर सकते। हालांकि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। जिन्हों उसे कहते कि आप क्या कहना चाहते